हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे जो नवंबर और दिसंबर से रिलेटेड होगा। और उसके साथ साथ एक वीकली शेड्यूल बनाया है हमने प्लान का यूपीपीसीएस को, जिसकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 14 मई है, आयोग के द्वारा डिसाइड की गई है। तो इस वीकली प्लान में हमने ये किया है कि एवरी वेडनेसडे एक टेस्ट होगा फ्री एमसीक्यू का, और जो एवरी संडे होगा वो 150 एमसीक्यू के जो फुल पेपर होते हैं जैसे कि यूपीपीसीएस का, वो होगा। इसमें मतलब जो भी स्टैटिक जीके होंगे वो सारे कवर्ड किए जाएंगे, और करंट अफेयर जो भी है नवंबर दिसंबर टू आगे आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो ये वीकली प्लान जो है ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए डिटेल दिया गया है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस का वेटेज रहा है वो कहाँ कहाँ से रहा है। ये पॉलिटी है, फिर साइंस, फिर यूपी का है, फिर करंट अफेयर है, और इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री और मिसलेनियस क्वेश्चंस। हम प्लान देखते हैं वीकली। तो ये देखिए एक प्लान बनाया गया है। ये जनवरी के फर्स्ट वीक की बात हो रही है। तो इसको इसमें जैसे कि प्री का करंट अफेयर है नवंबर और दिसंबर का, और आप इसके प्री पेपर के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। और इसमें साथ साथ आप मेंस का भी जो पेपर है उसको भी मतलब थोड़ा सा राइट वाइट करते रहिए, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी। और जो अगर रेफरेंस की हम बात करें तो रेफरेंसेज हमारा यहाँ पे माई पीसीएस एप्लीकेशन है, और वहाँ पे आप जाके इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फिर जनवरी के सेकेंड वीक में आप देखिए इसमें एंसेंट, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और जो भी सारी चीज़ें हैं वो है। और मेंस वन का जो है आर्ट एंड कल्चर आप इसको कर सकते हैं, और जो रेफरेंसेस है हमारा फिर सेम वही है। उसके बाद ऐसे ही जनवरी के थर्ड वीक की बात करें तो इसमें आएगा आपका आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और पॉलिटी है। फिर मेंस की बात करें हम तो जीएस 1 के ये सारे पार्ट हैं। रेफरेंसेस के लिए आप ये सारा यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ अगर वीक की बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर जीएस सोसाइटी है, और ये डेली आंसर आपका लिखना है। और फिर जब ये चारों मतलब चारों वीक के शेड्यूल ख़त्म हो जाएं, फिर जनवरी जो लास्ट 30 टू 31 बचता है उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम थिंग्स फरवरी में भी करनी है। फरवरी में भी इसको वीक में डिवाइड करिए और सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करते रहिए। देखिए इस तरह से अगर आप करेंगे ये पूरा जो शेड्यूल बना हुआ है, तो इसके हिसाब से आप ये पाएंगे कि मतलब एग्जामिनेशन जो 14 मई है तब तक का आपका लगभग जो स्टैटिक आपका डेटा है वो लगभग 4 टाइम्स आप रिवाइज उसको कर पाएंगे। और 4 टाइम्स रिवीजन का मतलब एनफ होता है। तो इस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। और फेज़ 2 का है। फेज़ 2 में जो मेंस की राइटिंग होगी उसके लिए भी प्लान अभी आएगा, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। थैंक यू। ये करंट अफेयर्स है जिसमें पहला आर्टिकल हम लेते हैं। ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है। इसका जो होस्टिंग कंट्री था वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में इसका जो फाइनल मैच खेला गया था वो खेला गया था। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सॉरी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान को हराया था इसमें। और इसमें इंडिया की जो पोजीशन की बात करें तो वो इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड से ही हार गई थी, और वो सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। इसमें जो इंग्लैंड के कैप्टन थे वो जस बटलर थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन रहे हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच भी सैम करन रहे हैं। ये तीनों जो हैं वो एक ही आदमी को मिला है, सैम करन को मिला है, ये इंग्लैंड के हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वो विराट कोहली ने बनाए हैं, इंडिया के थे। हम आते हैं अपने सेकेंड आर्टिकल की तरफ। ये एक चीता रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था इंडिया में जिसको लॉन्च किया गया था। इसमें से क्या हुआ था कि मतलब नामीबिया से एक एमओयू साइन हुआ था, जिसमें इंडिया और नामीबिया के बीच में एमओयू साइन हुआ था कि नामीबिया से इंडिया जो है वो 8 चीते आने थे, उनको लाना था। और ये कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनको मतलब इनका प्रवास कराना था। उसके बाद फिर इसमें एक कंपनी है इंडियन ऑयल, उन्होंने फंड दिया था, और लगभग 50.22 करोड़ का फंड किया था इनके पुनर्वास के लिए और इनकी रहने की व्यवस्था और सारी चीज़ों के लिए। इसके साथ एनटीएससी भी थी इसी में।
ठीक है। अब हम अगर चीते के बारे में बात कर लें कुछ, कि देखिए जैसे चीते जो होते हैं वो 2 टाइप के हैं अभी जो पाए जाते हैं। एक तो जो पाया जाता है वो अफ्रीका में पाया जाता है, और दूसरा जो पाया जाता है वो एशिया में पाया जाता है। तो जो अफ्रीकन चीते होते हैं उनका जो कलर होता है वो हल्के ब्राउन कलर के होते हैं और गोल्डन टाइप की उनकी स्किन होती है। एशियाई चीतों से मोटी खाल होती है अफ्रीकन चीतों की, चेहरे पे धब्बे होते हैं उनके, और ये IUCN की जो लिस्ट बनी है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अगर हम एशियाई चीतों की बात करें तो ये हल्के मतलब पीले कलर के होते हैं इनकी त्वचा का रंग, और इनके जो पेट पे बाल होते हैं वो अफ्रीकन चीतों के पेट पे बाल नहीं होते हैं। और ये IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड पोजीशन पे एशिया में रखे गए हैं। तो अफ्रीका में वो वल्नरेबल हैं और क्या कहते हैं, एशिया में वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्राय घोषित कर दिया था। NTCA की एक 19वीं बैठक हुई थी, नेशनल टाइगर NTCA की एक बैठक हुई थी। इसकी 19वीं बैठक में एक कार्य योजना जारी की गई थी, और ऐसी पहली कार्य योजना चीते को लेके 2009 में जारी की गई थी। तो ये पूरी डिटेल है इस आर्टिकल के बारे में, यहाँ पे सारी चीज़ें यही लिखी गई हैं। कूनो नेशनल पार्क ये विंध्याचल हिल्स का पार्ट है, और कूनो जो रिवर है वो चंबल की एक सहायक नदी है। वहाँ पे जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं विंध्याचल हिल्स पे। उसके बाद चीते की बात, इसमें एक चीज़ और, ये जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक एग्रीमेंट हुआ है, MOU साइन हुआ है इंडिया और नामीबिया के बीच में। IUCN और NTCA दोनों ने इस पे मिलके काम किया है। ये जो CSR एक फंड होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जिसको 1.5% सभी कंपनियों को निकालना ज़रूरी होता है। ये CSR जो आया था ये 2014 में आया था। एक बार UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया कि CSR के बारे में क्या होता है, कब ये लॉन्च हुआ था, और कंपनी को कितना परसेंट मतलब अपने जो प्रॉफिट का वो CSR रखना पड़ता, तो 1.5% रखना पड़ता है। तो IO जो क्या कहते हैं इंडियन ऑयल है, उसने अपने CSR का 50.22 करोड़ रुपए इनके पुनर्वास के लिए खर्च किया है। उसके बाद इसमें कुछ की फैक्ट दिए गए हैं कि जो चीते होते हैं उनका साइंटिस्ट नेम क्या होता है, तो वो होता है एसोनिक्स जुबिटस। और जो ये तो चीते का हो गया। अब उसमें अफ्रीकन और एशियन दोनों चीते के अलग अलग साइंटिस्ट नेम होते हैं। तो जो एशियाई चीते होते हैं उनका नाम होता है एसोनिकस जुबिटस जुबिटस, और जो अफ्रीकी चीते होते हैं उनका नाम होता है एसोनिकस जुबिटस बेनाटिकस। तो ये है चीता रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चीता जो होता है वो टॉप प्रीडेटर होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। अगर उपभोक्ता श्रेणी में हम देखें तो सबसे टॉप पर चीता होता है। इसकी स्पीड काफ़ी होती है, ये माना जाता है कि ये 200 से 300 मीटर 1 मिनट में जा सकता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा आर्टिकल है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22। 2020 में ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी कोविड की वजह से। तो इसको जो पब्लिश करता है वो है UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। और 2014 में 2014 में तो बात ही चीज़ें इसको एक पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे, उनका नाम था महबूबुल हक, उनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। उनके साथ में इंडियन में एक थे अमृत सेन, आपने नाम सुना होगा। उन दोनों लोगों ने मिल के इस HDI को पब्लिश किया है। अब इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं, इसमें बेसिकली 3 डायमेंशन ऐड किए जाते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, दूसरा एक्सपेक्टेड टोटल एज एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, और तीसरा जो होता है वो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे किसी भी कंट्री का हम HDI निकालते हैं। तो इसमें बेसिकली जो इंडेक्स आया है इस बार का 2021-22 का, इसमें इन्होंने 66 कंट्री ऐसे रखे हैं जिनकी HDI वैल्यू 0.800 है या उससे ज़्यादा है। इनको कहते हैं वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट क्लासेस। ऐसी कंट्री के 66 लोग हैं, 66 कंट्री हैं। 49 कंट्री ऐसी हैं जिनकी HDI वैल्यू 0.703 से लेके 0.796 तक की है। इनको हम कहते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट क्लासेस।
44 कंट्री ऐसी हैं जिनकी एसडीआई वैल्यू जो है वो 0.550 से लेकर 0.699 तक की है। इनको कहते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। और उसके बाद 32 कंट्री ऐसी हैं जिनका स्कोर 0.549 है या उससे कम है, तो इनको कहते हैं लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट क्लास। इसमें जो अब की बार की टॉप रैंक है वो स्विट्ज़रलैंड के पास है। 1 नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, 2 नंबर पे नॉर्वे, 3 नंबर पे आइसलैंड, 4 नंबर पे हांगकांग है और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। इसमें जो सबसे लास्ट पोजीशन है 191 रैंक की, ये है साउथ सूडान की। ये एक अफ्रीका देश है। चाड की 190 रैंक है, नाइजर की 189 रैंक है। ये वो सभी जितने भी कंट्री हैं ये सारे अफ्रीकन कंट्री, और वहाँ की जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो बहुत कम है। और इसके बाद इसमें है एचडीआर, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले बताया है, अमृत सेन के बारे में बताया। 2014 में एक नया इंडेक्स इसमें ऐड किया गया था उसको कहते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कहते हैं ISDI। इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें ली गई। एक तो इनकम लिया गया, एजुकेशन लिया गया और हेल्थ इनइक्वालिटी ली गई। तो इनके बेसिस पे इसको निकाला गया। उसके बाद फिर 2021 का जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, GII जिसको कहते हैं, वो इसमें इंडिया की वैल्यू है 0.490 और इसकी रैंक जो है इंडिया की 2021 की 122 है। ये 122 रैंक जो है वो सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की है। बाकी ओवरऑल रैंक जो SDI की है वो आगे अभी डिस्कस करते हैं इसमें। अब हम आते हैं रैंक, जो इंडिया की रैंक है। इंडिया taking a giant leap in economic term. For the development, he is seen standing in the back row. SDI वैल्यू जो है इंडिया की वो है 0.633 और उसकी जो रैंक है 2021-22 की वो है 132। 132वें रैंक पे इंडिया है। पिछली बार ये 130 रैंक पे था, इस बार ये थोड़ा सा पीछे चला गया है और इनकी रैंक जो है वो 0.633 है। इसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया किस क्लास में आ रहा है, वो मीडियम क्लास में आ रहा है या लो क्लास में आ रहा है या हाई क्लास में आ रहा है या वेरी हाई क्लास में आ रहा है। उसके हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की है वो $6,590 के आसपास पड़ रही है और एवरेज स्कूलिंग का जो ईयर है वो 11.92 है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 67.2 ईयर्स की है। अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ हम आते हैं। ये है हमारा ब्लू फ्लैग प्रोग्राम। इसमें बेसिकली ये इसलिए चलाया जाता है कि जो हमारे समुद्र तट हैं उनकी पहली बात तो सेफ्टी हो, साफ़ सफाई हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बेहतर हो और जो मतलब पोल्यूटेड एलिमेंट हैं वो यहाँ पे हम न डालें। जैसा कि डंप करने वाली बात होती है कि डंप हो जाते हैं और बहुत सारे पोल्यूशन हो जाते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए ये सारे एक प्रोग्राम चला गया, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम। इसमें बेसिक 4 इसके प्रोग्राम होते हैं। एक इको स्कूलिंग होता है, यंग रिपोर्टर फॉर एनवायरनमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट और ग्रीन की, ये 4 हैं। ब्लू फ्लैग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल अवार्डेड टू बीच, मैरीन्स एंड बोटिंग टूरिज्म ऑपरेशंस। तो ये इनके लिए बनाया गया है और ये करंट इसका जो पर्सपेक्टिव अगर हम इसकी बात करें तो अभी 2 हमारे जो मतलब बीचेज हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। एक तो ये कुंडी है मिनिकॉय का और एक कदमत है जो लक्षद्वीप में लोकेटेड है। आप इसको मैप में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इससे पहले 12 जो इंडियन बीचेज हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। उसमें क्या-क्या है नाम देखते हैं। शिवराजपुर गुजरात का है, घोघला दीव का, दमन दीव का, ये हवेली जो मतलब दमन दीव अब ये सब हो गया है। उसके बाद पडुबिद्री है कर्नाटक का, कासरगोड कर्नाटक का है, कप्पाड है केरल का, उसके बाद है कोवलम तमिलनाडु का है, उसके बाद एडन पुडुचेरी का है, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन ये उड़ीसा का है, और ये है आपका राधानगर स्वराज आइसलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, टुंडी बीच लक्षद्वीप का है, कदमत बीच लक्षद्वीप का है। तो ये सारे इसके वो हैं। अब इसके अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे जो वो है तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कोस्टल स्टेट्स विल बी इनकरेज, इको टूरिज्म विल इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें इससे इंक्रीज की जाएंगी।
जो ब्लू फ्लैग हमारा प्रोग्राम है उससे पर्टिकुलर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो बेस्ट होंगे, ये मतलब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इन चीज़ों में जो बेस्ट होंगे उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। हमारा जो थर्ड आर्टिकल है वो INS विक्रांत है। ये फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर बन चुका है INS विक्रांत। इसके जो करंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर इसको कहते हैं IAC, INS विक्रांत बना है। ये जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 28 नॉट्स है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, MiG-29 फाइट जेट ईस्ट एयरबॉर्न वार्निंग हेलीकॉप्टर कॉम्बैट 31 MH-60R। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ये इसका फुल फॉर्म है। एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है। ये जो मेथड है ये यूज हुआ है इसको ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट को शिप करने के लिए। अपना हमारा दूसरा जो आर्टिकल है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, उसके उसमें बनाया जा रहा है ये। तो ये मोदी जी की जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पे इसको फॉलो किया गया है। ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को अप्रूव्ड किया गया है। ये क्या करेगा, मेजर हैविंग बीन टेकिंग टू अलाइंग द क्रॉस डिसिप्लिनरी एंड कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर विद डिफरेंट जुरिडिक्शंस, स्पेशली टारगेट, ये किसको टारगेट करेगा, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ टू बी डन, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम डेवलप्ड इंक्लूडेड। 2030 तक इसको टारगेट है कि ऐसा हम इसको कर पाएंगे। ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड कॉम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, ये दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक टर्म्स होता है लीड, इसका मतलब होता है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस different status is annually survey conducted by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Under LEAD 2022, states have been classified into the following 4 categories of the basis of their geographical demographic. पहला तो लैंडलॉक्ड कोस्टल होगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा या फिर यूनियन टेरिटरी होगा। इन 4 बेसिस के आधार पर उसकी एक रैंक क्रिएट की जाएगी। अब इसमें जो रैंक बनेगी वो अचीवर होंगे, हाईएस्ट स्कोर, फिर फास्ट मूवर होंगे और फिर एस्पेरेंट होंगे, जैसा कि आपने स्वच्छ भारत मिशन में देखा था। तो ये एक कैटेगरी इसमें लैंडलॉर्ड स्टेट में अचीवर जो बना है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अपने हम दूसरे आर्टिकल की तरफ जाते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 13 अक्टूबर 2022 को इसको पास किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को, टू डेवलप एन इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्टेट, इसके लिए इसको बनाया गया है। व्हीकल इंसेंटिव एग्जम्पशन, 100% एग्जम्पशन फ्रॉम द रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑल द electric vehicle registered in Uttar Pradesh purchased during first 3 years from the date of notification. The policy provides subsidy on the purchase of first 20,000 two-wheeler, first 50,000 three-wheeler and first 25,000 two-wheeler electric vehicles. तो ये सारा इसमें जो नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी स्टेट पॉलिसी बनाई गई है इलेक्ट्रिक के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा, उसमें ये सारी सब्सिडी दी गई हैं। द फर्स्ट आल्सो प्रोवाइड द सब्सिडी टू परचेज 400 प्राइवेट इलेक्ट्रिकल बसेज एंड फर्स्ट 2000 चार्जिंग फैसिलिटी। इसके बाद हमारा एक अनदर आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मास फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट। देखिए, 1 राशन कार्ड 1 नेशन, ऐसे ही बेसिस पे इसको 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर पे ये इसको बनाया गया है। द प्राइस ऑफ यूरिया, द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया, इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूरिया की प्राइस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। कंपनीज सी यूरिया एट फिक्स्ड MRP विच रेंज फ्रॉम 10 to 20% इज द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन।
जिसमें से 80-90% के आसपास सब्सिडी दी जाती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द टर्म ऑफ जीडीपी इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइटम आफ्टर द फूड सब्सिडी। यानी फूड सब्सिडी के बाद अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो फर्टिलाइज़र की बात होती है। सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो फूड में देती है, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र में देती है। यूरिया सब्सिडी accounts for 17.78% of the total subsidy of the central government. Then DAP, diammonium phosphate and muriate of potash, MOP, price are not officially controlled by government, although they are covered under the fertilizer subsidy system. Apart from giving subsidy on the cost of production, the fertilizer and the central government also pay the fight of subsidy procurement. तो ये है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स डिज़ाइन टू कैलकुलेट द ट्रैक हंगर एट ग्लोबल रीजन एंड नेशनल लेवल, क्रिएशन ईयर 2006। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको प्रिपेयर करता है और इंडेक्स का जो मेथड होता है वो टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स नेमली। तो ये सारे उसके इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे उनको चूज़ किया जाता है। 2021 की अगर हम बात करें तो ओनली वन कंट्री सोमालिया इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग एट ऑफ द स्टारवेशन। यानी सोमालिया ऐसी कंट्री थी जहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी। नो कंट्री इज इंक्लूडेड इन देयर कैटेगरी GHI 2022। मतलब अब की बार नामी सोमालिया जो भी है वो आगे चला गया, ऐसी कंट्री की स्थिति में नहीं है। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेस्टिंग केसेस 19.3 among children under 5 years age. The state of India, the Global Hunger Index 2022 will rank India is 107 out of 120। यानी 121 कंट्री में इंडिया की जो रैंक आई है वो है 107 और इसका जो स्कोर है वो 29.1 है। UPPCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार स्कोर भी पूछते हैं। It is the serious condition of starvation, wasting in children of India, highest in the world। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सप्रेस डिसीजन इन रिक्लाइंड बैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली कंडक्ट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके बेसिस पे इसको, मतलब ये जो NFSS का डेटा है इसके बेसिस पे उसको प्रिपेयर किया गया है। India's effort in combating malnutrition, National Nutrition Mission is the major program of the government of India is aimed to improving the nutrition status of children, pregnant women. It was launched 8 March 2018 from झुंझुनू राजस्थान। ये झुंझुनू राजस्थान से मतलब पोषित किया गया। इसको कहते हैं पोषण, प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं। इसके बाद इसमें दूसरा आर्टिकल है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो इसको जो क्रिएट करता है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा GII बनाया जाता है। इसके कुछ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होते हैं। तो इसमें पहला फ्रेमवर्क है इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन और बिजनेस सोफिस्टिकेशन। देयर आर 2 इंडिकेटर्स अंडर द इनोवेशन आउटपुट, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट और क्रिएटिव आउटपुट। तो ये सारा है। इसमें जो इसकी रैंकिंग है GII में वो टॉप पे स्विट्ज़रलैंड है। मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी यहाँ की मानी जाती है। बात करें हम इंडिया की तो जो इंडिया की रैंक है 2022 की वो 40 है, 46 2021 में थी और अब की बार की जो स्कोर है उसका वो 36.6 है 2022 में। तो ये बेस्ट एवर रैंकिंग है इंडिया की। इसमें कुछ रैंक दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में 54 रैंक है इंडिया की
और ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च के बारे में 43 रैंक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 78 रैंक है। मार्केट सोफिस्टिकेशन के बारे में 19 रैंक है। बिजनेस सोफिस्टिकेशन के बारे में 54 रैंक है। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट 34 और क्रिएटिव आउटपुट जो हमारा है वो है 52। तो ये सारे ओवरऑल रैंकिंग मिला के फिर वो बनाया गया हमारा 40 के आसपास की रैंक हमारी बनी है। हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर। इंडिया हैज़ 4 सिटी इन द वर्ल्ड top 100 science tech clusters, namely बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। ये 4 जो हमारे सिटी हैं यहाँ पे इनको साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर की मान्यता दी गई है। तो इसमें ये सारा दिया गया है। देयर इज़ अ न्यू प्लान फॉर डेवलपमेंट फॉर मोर 14,500 स्कूल्स को इसमें कंसिडर किया गया है। सम सेलेक्टेड एक्सचेंज स्कूल्स विल मेड द सिद्ध। देयर स्कूल will act as model school. Anil will provide guidance, consultancy of the school. PMC schools will develop a green school. Solar panels, LED lights, natural farming, nutrition garden, waste management are the most included. SQAF का जो फुल फॉर्म होता है वो है स्कूल्स क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये है महारत्न कंपनी। At present, the size of the company is not considered for awarding Navratna status. Maharatna status essential criteria. Central public sector undertaking that meet the following criteria as considered for the Maharatna status. Navratna status should be attended, must be listed on the India Stocks Exchange with the minimum prescribed instrumental holding under SEBI regulatory code. 3-year average annual turnover 25,000 crore, average annual net worth 15,000 crore, average annual net profit 5,000 crore। तो इसके बाद ये सारी जो कंडीशंस फुलफिल करेंगे उनको हम नवरत्न या महारत्न का स्टेटस देंगे। मस्ट हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस इंटरनेशनल ऑपरेशंस। महारत्न स्टेटस ऑफ कंपनी with the REC getting the Maharatna status, the total number of Maharatna company has gone to 12। कौन कौन सी हैं आप उनको देखिएगा। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क टू लर्निंग सिटी, 3 इंडियन सिटी इंक्लूडेड। तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटी ऑन कब हुआ ये 2 सितंबर 2022 को। जो तो 3 सिटी कौन कौन सी हैं? नीलाम्बूर केरल की हैं, त्रिशूर केरल की हैं और वारंगल तेलंगाना की हैं। ये तीनों सिटी हैं। बुरहानपुर द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, पहला ये डिस्ट्रिक्ट बना है बुरहानपुर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत है और इसका जो लोगो है वाटर इन एवरी हाउस इन्होंने माना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कब बना है? 2019 में बनाया गया है इसको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू मेक प्रोवाइड of adequate and regular pure tap water supply to every rural households in the country by 2024। 2024 तक सब घर में जल होने चाहिए। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ये है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ये पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTS हैज़ बीन प्रोवाइडेड 101,905 rural household in the 254 villages of Burhanpur. Tap water has also been provided in 640 school, 543 Anganwadi centers and 440 other public institutions. Goa, the first Har Ghar Jal certified state. Then district, it is Burhanpur और state की बात हो तो फिर वो गोवा। Goa has been declared the first Har Ghar Jal certified state in a country. The Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu were declared the first Har Ghar Jal certified union territory। तो ये तीनों चीज़ें हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन है, स्टेट कौन है और यूनियन टेरिटरी कौन है। तो डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर, स्टेट गोवा
एंड यूटी जो है आपका दादर नागर हवेली दमन दीव है। अब ये थोड़ा सा एक ईयर बुक है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। 3 new cultural sites of India added to the provisional list of UNESCO World Heritage Sites. According to Archaeological Survey of India (ASI), 3 new cultural sites in India have been added to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ये कौन कौन सी साइट्स हैं? तो इसमें कौन कौन सी साइट्स हैं ये आ रही हैं। रॉक कट स्कल्पचर ऑफ द सन टेम्पल, मोढेरा एंड वैदनगर, a multi-layered historical city, Unkoti Range, Unakoti District, Tripura. Formation of new government after assembly elections in Gujarat, Himachal Pradesh is 68 seats Himachal Pradesh and 182 seats Gujarat. GI tag for Gamocha, the identity of the Assamian culture. Gamocha, a symbol of Assamian culture to identify, has been granted the geographical indication tag by the central government of 2017. 5 years after the initial applications, GI tag is certain geographical location. The Assamian Gamocha is hand woven rectangle cotton cloth. PSLV C-52 is a satellite that successful launch at it is a 9th satellite launch PSLV C-54 ISRO का। November 26, 2020, 9 satellites including OceanSat 3 were successfully launched at the place of in their orbit. Successful launch of India's first private sector rocket. ISRO launched the country's first private rocket, Vikram S, from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Mission name Prarambh through launch. The name of India has now been included in the list of countries which are owned by private companies rocket sent into space. PM Modi launched G20 presidency logo, themes and website. India has got the G20 presidency for year 2023. The theme of G20 2023 is based on Vasudhaiva Kutumbakam. Presidency of G20 assumed Indonesia. The logo of G20 is inspired by national flag of India, which include saffron, white and green. The theme of G20 2023 summit is shared India Vasudhaiva Kutumbakam, or one earth, one family, one future. Taken from the ancient Sanskrit text of Maha Upanishad has gone. The website इसकी जो है वो www.g20.in. India Germany Comprehensive Migration and Mobility Partnership Agreement, Foreign Minister Jaishankar. To make it easier for people in both countries to travel, research, study and work, Germany support India with €3 billion per year to development project, coping with climate change, promotion of clean and green energy. Forbes list of 100 most powerful women. तो 100 जो मोस्ट पावरफुल वुमेन उसमें नेम है वो निर्मला सीतारमन का है, किरण मजुमदार शाह और फाल्गुनी नायर का है। इंडिया टू चेयर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Global Partnership on Artificial Intelligence, India is also the founding member. The first commercial flight of ISRO heaviest rocket is LVM-3M2. Cleanest
सर्वे 2022 ये किया गया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। इंदौर वॉज वंस अगेन given the award for the cleanest city of the country. This is the sixth consecutive years that Indore has received this award. Haridwar, Uttarakhand got the award for the best Ganga town among the city population of more than 1 lakh, followed by Varanasi and Rishikesh at the second and third places respectively. Among states with the more than 100 urban local bodies, Madhya Pradesh bagged the awarded for the cleanest states, while Chhattisgarh and Maharashtra stood second and third respectively. Indore has been awarded the country first 7-star garbage-free city. Is Indore. Rating. First greenfield airport for northeastern state Arunachal Pradesh. Dhoni Polo Airport located near Itanagar, the capital of Arunachal Pradesh. Nagpur Metro sets record for longest double-decker Vidyut in the world. Is the type of long bridge of series of bridge. Clean Air Survey 2022 3 से 10 लाख के बीच में ये हुआ था। मुरादाबाद परफॉर्मेंस एज द बेस्ट। क्लीन एयर सर्वे में मुरादाबाद बेस्ट हुआ है। वेयर Lucknow has secured the first position in the national clean air city category. Prayagraj has got the second places and Varanasi Municipal Corporation got the third places among the city of the population of the more than 10 lakhs. Nasal COVID-19 vaccines INCO VACC launched. Bharat Biotech has developed the world's first nasal COVID-19 वैक्सीन। इसका जो नाम है वो है INCO VACC। बूस्टर डोज हैज़ बीन अप्रूव्ड। INCO VACC is the pure fusion stabilized SARS-CoV-2 spikes protein with adenovirus vector vaccines. Carbon sequential use of storage policy. Carbon captured utilization and storage CCUS policy framework has launched. India is the third largest carbon dioxide emitting country after China and USA. तो चाइना जो है वो टॉप पे होगा, यूएसए होगा सेकंड पे और फिर इंडिया आएगा थर्ड पे CO2 इमिटिंग के मामले में, जिसमें वो कितना निकलता है 2.6 gigaton per year. The government of India determines to have carbon dioxide emissions by the year 2050. In such situation, CCUS will play the important and decisive roles to reducing carbon emission to zero by the year 2070. मतलब 2070 तक CO2 का इमिशन जो है वो जीरो करने की बात चल रही है, एक एम रखा गया है। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। टॉप पे चाइना, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे इंडिया। हमारा दूसरा जो आर्टिकल है वो है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर inaugurated in Uttar Pradesh. North India first hyper scale data center inaugurated the first tower Yota D1 of the Yota Data Center. It has been constructed under the Knowledge Park 5 in Greater Noida. India first aqua park in Arunachal Pradesh. India first fish museum inaugurated aqua park Arunachal Pradesh. India become a member of Mangrove Alliance Egypt. UAE Mangrove Alliance Egypt UAE during the 27th summit of COP27. Mangrove Alliance announced the initial member include India, UAE, Indonesia, Australia, Japan, Spain and Sri Lanka. The Mangrove Alliance for Climate is in
intergovernmental coalition that seeks to expand the accelerate progress towards the conservations of restoration of mangrove ecosystem. Hyderabad city gets World Green City Award 2022. It is the only city in India that has been selected for this award. India first Indian Biological Data Center. Union Minister of Science Tech Jitendra Singh and Regional Centers for Biotech Faridabad on 10th November 2020. The digital data will be stored on 4 petabyte semiconductor named Brahma. 1 petabyte is equal to 10000000 gigabyte. Country first hydrogen fuel cell catamaran vessel built in Varanasi. Cochin Shipyard has commissioned the country first hydrogen fuel cell on Varanasi in Uttar Pradesh. An MOU with the Inland Waterway Authority of India is building catamaran vessels. This zero-emission fuel cell passengers catamaran vessel has been developed in Varanasi after trial in Kochi. Meeting of the Anti-Tourism Committee of Union Nation Security Council. A meeting of the Counter-Terrorism Committee of the United Nations Security Council was held in India. Delhi Declaration adopted. World tallest Shiv statue, Rajasthan by Nath. World largest Shiv statue, height 369 feet. The name of this ideal is Vishwaswarupam. Lord Shiva is sitting in the meditation posture in his status, ranked among the 5 tallest statues in the world. Statue of Dignity, Maryada Murthy. On October 12, 2020, Chief Minister Yogi Adityanath unveiled the Statue of Dignity, Maryada Murthy, the statue of Swami Ramanujacharya in Ayodhya. Statue of Prosperity, Nada Prabhu Kempegowda, 108 feet in Bangalore. Statue of Prosperity has been named. World longest river cranes service from Varanasi and Dibrugarh in Assam, between Varanasi and Uttar Pradesh and Bogeyville in Dibrugarh, Assam. Vilas is the first ship made in India and will be longest river cruise by ship in the world. Of the new tiger reserve in Approval of the new tiger reserve in Madhya Pradesh has approved the established the new tiger reserve named Durga Tiger Reserve from the tiger of Panna Tiger Reserve. The National Tiger Conservation Authority will be given final approval of the proposal. Ken-Betwa Link Project. The Ken-Betwa Link project was implemented in India. The first is the river linking project. It will also generate 103 megawatt hydropower and 27 megawatt solar power. Beneficial for drought affected Bundelkhand region. Active groundwater resource assessment report to Jal Shakti Minister. Dynamic groundwater resource assessment report released. In the country, 60.08% of the total amount of water going inside the ground is withdrawal in the year. Asia largest bioenergy plant in Punjab, Sangrur. The problem is stubble burning will be reduced. This will reduce CO2 emission
by 150,000 tons annually. Kaveri South Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu, 17th Wildlife Sanctuary. Tamil Nadu, first and India 25th Biodiversity Heritage Site. Notify the Arithipatti Biodiversity Heritage Site. It is the first biodiversity heritage site notified in Tamil Nadu. 3 cities in India included UNESCO Global Network for Learning City. 2 cities are Thrissur and Nilambur in Kerala, Warangal and Telangana. National Maritime Heritage Complex at Lothal. Where is Lothal? It is Gujarat. A National Maritime Heritage complex is being built at Lothal at the site of historic Indus Valley civilization in Gujarat. It is one of the major project of Sagarmala Yojana. Fifth elephant reserve in Tamil Nadu. Agastya Malai, another elephant reserve in Tamil Nadu. Singfen Elephant Reserve in Nagaland. Agastya Malai Biosphere Reserve area in Kerala and Tamil Nadu. India first forest university. The first forest university going established in Telangana. Thank you.